Hello, Jams. Today we are going to discuss the topic of central bank. It is part 2 of chapter 6, that is banking. So central bank एक बहुत ही important topic है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, एंड हर साल इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस आते ही हैं हमारे एग्ज़ाम में रिलेटेड टू रिजर्व रेशोज़ एंड कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक के बीच का डिफरेंस आ सकता है. सो डिफरेंट चीज़ें हैं सेंट्रल बैंक में, एंड इसके फंक्शंस क्या क्या हैं वो भी आ सकते हैं. ठीक है, तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे सेंट्रल बैंक को. ओके, सेंट्रल बैंक इज़ एन एपेक्स बॉडी. ठीक है, एपेक्स का मतलब सुप्रीम बॉडी जो कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है एंड डायरेक्ट करती है एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर इन द कंट्री. जितना भी बैंकिंग का फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको ऑपरेट करती है, उसको रेगुलेट करती है, उसके स्ट्रक्चर को, मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री को भी रेगुलेट करती है हमारी सेंट्रल बैंक. ठीक है, इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ RBI. ठीक है, सो आपने सुना ही होगा कि RBI के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. ठीक है, एंड वो ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है. इट इज़ नोन एज एपेक्स सुप्रीम बॉडी. क्यों? एज इट ऑक्यूपाइज द टॉप पोजिशन इन द मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री. ऑल द फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्रीज हैव देयर ओन सेंट्रल बैंक. जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके ओन सेंट्रल बैंक है, और सेंट्रल बैंक इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI. ठीक है, इंडिया के केस में RBI. तो RBI वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट इन 1934. ओके, so what are the functions of central bank? From this figure we can see that there are 4 type of functions of central bank. First is currency authority or bank of issue. Second is bankers to government. Third is bankers bank and supervisor, and fourth is controller of money and supply and credit. ठीक है, सो कंट्रोलर ऑफ मनी एंड सप्लाई एंड क्रेडिट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. पहला कंपोनेंट है रेपो रेट, सेकंड इज़ बैंक रेट, थर्ड इज़ रिवर्स रेपो रेट, फोर्थ इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशंस, फिफ्थ इज़ लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट और CRR और SLR, एंड सिक्स्थ इज़ मार्जिन रिक्वायरमेंट. सो वन बाय वन हम ये सभी फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट फंक्शन दैट इज़ करेंसी अथॉरिटी इज़ और बैंक ऑफ इशू. देखिए, जो इंडिया के अंदर जो भी करेंसी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सारी करेंसी जो इशू होती है वो RBI के थ्रू इशू होती है. यानी उसका डिज़ाइन, उसका प्रिंटिंग, जो भी चीज़ होती है वो सब RBI के थ्रू होती है. ठीक है, सो सेंट्रल बैंक हैज़ द सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी. इसके पास ही सोल अथॉरिटी है करेंसी इशू करने की. इसके अलावा कोई भी करेंसी इशू नहीं कर सकता इंडिया में, इन द कंट्री. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ द सोल राइट ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट. जो पेपर करेंसी नोट जितने भी यूज़ करते हैं हम, वो सारे RBI ही इशू करता है, एक्सेप्ट 1 रुपये का नोट और कॉइन्स. जो हमारे 1 रुपये का नोट है, 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स जो भी होते हैं वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है. ठीक है, और 1 रुपी नोट जो है उस पर सिग्नेचर किसका होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी का, एंड नॉट ऑफ RBI गवर्नर. वाइल अदर करेंसी नोट्स बियर द सिग्नेचर ऑफ गवर्नर ऑफ RBI. यानी डिफरेंट जो बाकी सारे नोट्स होते हैं उस पर RBI गवर्नर का साइन होता है. ठीक है, और उसके ऊपर लिखा होता है कि आई एम ऑब्लाइज टू पे टू द बिहोल्डर दिस सम ऑफ अमाउंट ऑफ मनी. जैसे हिंदी में लिखा होता है ना कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ. ठीक है, लिखा होता है. जैसे ये नोट्स है हमारा करेंसी नोट. ठीक है, लेट सपोज ये हमारा करेंसी नोट है. ठीक है, और यहाँ पे हमारा अमाउंट लिखा है, मान लीजिए 50 रुपीज़. यहाँ पे हमारे, ठीक है, पिक्चर है शायद से लेफ्ट साइड पे है. ठीक है, और यहाँ पे लिखा रहता है एक स्टेटमेंट कि मैं धारक को इतने पैसे देने का वचन देता हूँ. ठीक है, सो ये जो होता है ना ऑब्लिगेशन RBI के पास, RBI के ऊपर होता है. ठीक है, तो RBI इस तरीके से करती है इशू नोट्स को. सो आपके लिए मैंने यहाँ पे ये नोट का एक पिक ले आया हूँ आपके सामने. देखिए, ये जो चीज़ लिखी है ना, ये ऑब्लिगेशन होती है. मैं धारक को, जैसे यहाँ पे 200 रुपीज़ का नोट है, तो 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ उर्जित पटेल. ठीक है, हमारे गवर्नर उस टाइम पे जब थे. ठीक है, अभी तो शक्तिकांता दास हैं हमारे गवर्नर RBI के. ठीक है, उस टाइम पे जब ये नोट इशू होगा तो उस टाइम पे हमारे उर्जित पटेल थे हमारे गवर्नर. तो देखिए हमारे पे गवर्नर का साइन है. ठीक है, एक नोट का पिक है. तो इससे हमें ये शो होता है कि ये जो होता है ना ऑब्लिगेशन होता है हमारे गवर्नर के पास, और वही साइन करते हैं. और जो 1 रुपये का नोट होता है ना उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करते हैं. ठीक है,
ऑल द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इज़ इट्स मॉनेटरी लाइबिलिटी। जैसे कि मैंने बताया कि ये सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटी होती है कि जो भी अमाउंट होता है ना, ये पैसा, ठीक है, जितना भी है, तो उसको सेंट्रल बैंक को पे बैक करना है। अगर मान लीजिए करेंसी हमारी वर्क नहीं कर रही है, तो उस केस में क्या करेगी, सेंट्रल बैंक पैसा देगी। द सेंट्रल बैंक इज़ ऑब्लाइज टू पे बैक द करेंसी विद द एसेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू। ठीक है, अगर पैसे नहीं दे पा रही है तो उसके बदले का कोई एसेट देगा सेंट्रल बैंक उसके बदले में, ठीक है, इक्वल वैल्यू का, टू एनहेंस द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन पेपर करेंसी। जिससे क्या होगा कि जो लोग हैं ना, उनका ट्रस्ट होगा पेपर करेंसी पे। अदरवाइज अगर ऑब्लिगेशन नहीं लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट कि मैं पे बैक करूँगा, सो व्हाट्स द केस, फिर क्या ज़रूरत है पैसे की, ठीक है। तो इस वजह से सेंट्रल बैंक का एक रेगुलेटरी फंक्शन होता है और एक ऑब्लिगेटरी फंक्शन भी होता है। पहला हमने केस पढ़ लिया कि ये करेंसी को इशू करता है, करेंसी अथॉरिटी है। सेकंड है बैंकर टू गवर्नमेंट। ये ऐसा जैसे हमारे बैंक होते हैं, हम जाते हैं बैंक के पास, अपना फ़ंड जमा कराते हैं, अपने डिपॉजिट कराते हैं और विड्रॉल करते हैं, ठीक है, लोन लेते हैं, तो हम डिफरेंट बैंक के पास जाते हैं। ऐसे गवर्नमेंट जो होती है ना, जब उसको अपना डिपॉजिट कराना हो या पैसे निकालने हो, विड्रॉल करने हो, तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाती है, आरबीआई के पास जाती है। तो आरबीआई जो है एज अ बैंक एक्ट करता है फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया act as a banker agent and financial advisor to the central government and all the state government। यानी वो एज अ बैंकर भी एक्ट करता है, ठीक है, और एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, यानी डिफरेंट केसेस पे एडवाइस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। एज अ बैंकर इट कैरीज आउट ऑल द बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। जितने भी बिजनेस होते हैं बैंकिंग के, चाहे डिपॉजिट, चाहे विड्रॉल, चाहे लोन की फैसिलिटी, ठीक है, ये सब फंक्शंस जो है आरबीआई करता है। इट मेंटेन्स करंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंस। वो गवर्नमेंट का करंट अकाउंट मेंटेन करता है ताकि कैश का बैलेंस रख पाए। इट एक्सेप्ट रिसिप्ट्स, या पैसे लेता भी है और पेमेंट भी करता है फॉर द गवर्नमेंट। एंड कैरीज आउट एक्सचेंज, रेमिटेंसेस एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशंस। यानी फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज करना हो गया, रेमिटेंसेस देना हो गया लोगों को बैंक के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, और अदर बैंकिंग ऑपरेशंस जो होते हैं वो सारे आरबीआई करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। इट ऑल्सो गिव लोन्स एंड एडवांसेस टू गवर्नमेंट फॉर टेम्परेरी पीरियड। जब भी गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है तो लोन भी देता है और एडवांसेस भी देता है फॉर टेम्परेरी पीरियड्स, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पैसा आरबीआई को वापस करना पड़ता है, बिकॉज आरबीआई के पास जो पैसा है वो बैंक का मनी, वो है लोगों की मनी, इट इज़ टैक्स पेयर्स मनी, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास भी ऑब्लिगेशन है कि उसको पैसे को वापस करे अगर उन्होंने उससे लोन लिया है आरबीआई से। द गवर्नमेंट बोरोज मनी बाय सेलिंग ट्रेजरी बिल्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोरो कैसे करती है, अपने जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं ना, वो आरबीआई को दे देती है और उसके बदले में पैसे ले लेती है, तो सेल करती है अपनी ट्रेजरी बिल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एज एन एजेंट जो सेंट्रल बैंक होता है वो है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है मैनेज ऑफ पब्लिक डेट, कि कितना पब्लिक डेट जो है जा रहा है, ठीक है, कितना डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, कितना डेट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो एज अ एजेंट सेंट्रल बैंक की ये भी जिम्मेदारी होती है। और एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र टू द सेंट्रल बैंक, ये एडवाइस करता है गवर्नमेंट को फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स। ये तीनों मैटर्स पे आरबीआई गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, ठीक है। थर्ड फंक्शन है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र, ठीक है। कंट्री में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं ना, सेंट्रल बैंक उन सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है। तो यानी वो बैंकर्स का भी बैंक है। हमारे लिए जो बैंक है उनका भी जो बैंक है वो है बैंकर्स बैंक, जैसे आरबीआई, दैट इज सेंट्रल बैंक, और उनको सुपरवाइज भी करता है। एज अ बैंकर्स बैंक सेंट्रल बैंक फंक्शंस इन 3 कैपेसिटीज़, ठीक है। 3 तरीके से काम करता है सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर्स बैंक। पहला है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, ठीक है। जो भी कैश रिजर्व कमर्शियल बैंक्स एज अ स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, रखना पड़ता है, तो वो सेंट्रल बैंक के साथ ही रखते हैं। कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट नोन एज कैश रिजर्व रेशो और सीआरआर विद द सेंट्रल बैंक, ठीक है। उनको सीआरआर की फॉर्म में सेंट्रल बैंक के साथ कुछ अमाउंट डिपॉजिट्स का एज अ सीआरआर कैश रिजर्व रेशो रखना पड़ता है। उसके बदले बैंक को कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, ठीक है। वैसे तो केस क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है, और ये हमारा कोई नॉर्मल बैंक है, मान लीजिए HDFC, ठीक है। तो अगर ये रिज़र्व रखता है ना, रिज़र्व रखा इसने सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है, इन रुपीज़, सो उसके बदले कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है।
अदरवाइज़ अगर हम जानते ही हैं कि अगर हम अपना कोई भी डिपॉजिट रखते हैं बैंक के साथ तो उसके बदले हमें इंटरेस्ट मिलता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो चाहे वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो। बट इस केस में सेंट्रल बैंक कोई भी उसको बैंक को कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं देता है, ठीक है। वो खाली क्या करता है, एक रिज़र्व को अपने पास स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो इसका क्या काम है, CRR कहते हैं इसको, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। तो CRR को बैंक को सेंट्रल बैंक के साथ रखना पड़ता है, उसके बदले उसको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, ओके। सेकेंड है लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। व्हेन कमर्शियल बैंक्स फेल टू मीट, देखिए ये हम एक पॉइंट मिस किया, इन दिस वे सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। सेकेंड है लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। व्हेन कमर्शियल बैंक फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज, दैट इज इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो वो क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं सेंट्रल बैंक को टू गिव लोन्स एंड एडवांसेस एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इट मीन्स कि अगर कमर्शियल बैंक को कहीं से भी पैसे की ज़रूरत है और नहीं मिल रहा पैसा, ठीक है, किसी बैंक से नहीं मिल रहा, कहीं से डिपॉजिट नहीं आ रहा, तो क्या करेगी, ऐसा लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगी और कहेगी हमें पैसे दे दो। तो RBI और सेंट्रल बैंक जो है वो एक्ट करता है एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी आखिरी मौके पे जब किसी को पैसे की ज़रूरत होती है तो RBI देती है। थर्ड है क्लियरिंग हाउस, ठीक है। एज सेंट्रल बैंक होल्ड द कैश रिजर्व रखती है अपने पास इन द फॉर्म ऑफ CRR ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स, तो इट बिकम्स ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट फॉर इट टू एक्ट एज देयर क्लियरिंग हाउस। तो उसके पास एक अच्छी अथॉरिटी भी, सब कमर्शियल बैंक्स का पैसा अपने पास रखती है, रिजर्व अपने पास रखती है, तो उसके बहुत ज़्यादा ना कन्वीनियंट हो जाता है कि वो एक्ट करे एज अ क्लियरिंग हाउस। देयरफॉर द सेंट्रल बैंक कैन ईजिली सेटल क्लेम्स ऑफ वेरियस कमर्शियल बैंक्स, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनका क्लेम ईजिली सेटल कर सकती है अगेंस्ट ईच अदर, अगर एक दूसरे के साथ भी है, क्योंकि सब लोगों का कमर्शियल बैंक्स का अकाउंट उसके पास है, बाय मेकिंग डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज इन देयर अकाउंट्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर बैंक A है और बैंक B है, ठीक है, बैंक A जो है उसको पैसे लेने हैं B से, ठीक है, बैंक A को पैसे लेने हैं B से, ठीक है, तो RBI क्या करेगा, यहाँ पे RBI है, RBI करेगा इसके अकाउंट से कट कर लेगा मनी और डेबिट कर लेगा जितना पैसा B को A को देना, और इसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। तो ये सेटलमेंट देखिए RBI ने कर दी, क्योंकि इसके पास कैश रिजर्व है। जब B जो है A को पैसा नहीं दे पा रहा था, उस केस में RBI ने ऐसा करा, ठीक है, तो ये सेटलमेंट करा उसने, ठीक है, द क्लियरिंग हाउस। तो यहाँ पे यही लिखा है ना कि सेटल क्लेम्स ऑफ वेरियस कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट ईच अदर बाय मेकिंग डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज इन देयर अकाउंट्स। एज अ सुपरवाइजर, जैसे कि हमने ये 3 फंक्शन पढ़े, एज अ बैंकर्स बैंक। अब एज अ सुपरवाइजर RBI क्या करेगा, सेंट्रल बैंक रेगुलेट द कंट्रोल एंड कमर्शियल बैंक्स, वो रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक्स की फंक्शनिंग को, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है। रेगुलेशन ऑफ बैंक्स में बी रिलेटेड टू देयर लाइसेंस, यानी उसकी लाइसेंस क्या है, कैसे रिन्यू कब होगा, कितना टाइम के लिए लाइसेंस है, ब्रांच का एक्सपेंशन हो गया, लिक्विडिटी ऑफ एसेट मैनेजमेंट, ठीक है, मर्ज करना 2 या 3 बैंक्स को, ठीक है, पॉइंट यानी बंद करना बैंक्स को, ये सारे फंक्शन सुपरवाइजर के फंक्शन सेंट्रल बैंक करता है फॉर द बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स। फोर्थ है इसका फंक्शन कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ये मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करता है, ठीक है, और क्रेडिट को भी कंट्रोल करता है इकोनॉमी में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, यानी जो RBI है ना, वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल भी करता है और क्रेडिट सप्लाई को भी कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इट इज़ अ पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी इन द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई, ठीक है, मनी सप्लाई और क्रेडिट कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए जो RBI है वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्रेडिट कंट्रोल करती है, ठीक है। ऑल्सो इट कंट्रोल्स इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, और मेजर जो फंक्शन होता है मॉनेटरी पॉलिसी का वो इन्फ्लेशन और क्रेडिट को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। मतलब यानी यही है कि क्रेडिट कंट्रोल के थ्रू वो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करती है, तो मेन पर्पस हो गया क्रेडिट कंट्रोल का। एज RBI हैज़ सोल मोनोपोली इन करेंसी इशू, RBI ही करेंसी को इशू कर सकती है, सो इट कैन कंट्रोल क्रेडिट एंड सप्लाई ऑफ मनी,
वो क्रेडिट को भी और सप्लाई ऑफ मनी दोनों को कंट्रोल कर सकती है। फॉर दिस RBI में को यूज़ ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, इन मॉनेटरी पॉलिसीज़ का इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करती है अपने मॉनेटरी पॉलिसी में। पहला है रेपो रेट। ठीक है, इसको रीपर्चेज रेट भी कहते हैं। ठीक है, रेपो रेट इज़ द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री दैट इज़ RBI लेंड करती है मनी टू द कमर्शियल बैंक्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। देखिए, जब भी देखिए, जैसे RBI है, ठीक है, और यहाँ है हमारा कमर्शियल बैंक। ठीक है, सो कमर्शियल बैंक को क्या करना है, कमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत है, तो क्या करेगी, वो RBI के पास जाएगी और RBI से कहेगी कि मुझे पैसे दे दो। ठीक है, तो RBI क्या करेगा ना, इसको पैसे देगा, मनी देगा। लेकिन RBI मनी दे रहा है तो कुछ तो बदले में लेगा, तो उसके बदले वो एक ऑब्लिगेशन लेगा कि आप इस इंटरेस्ट रेट, मान लीजिए 20% इंटरेस्ट रेट पे मनी तो वापस करोगे ही, 20% इंटरेस्ट रेट भी वापस करोगे। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, इसी को हम रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, इसी को हम रेपो रेट भी कहते हैं, बिकॉज रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लैंड मनी टू द कमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स, अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल कर पाए। द सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन्स अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ और एलिजिबल ऑफ एक्सचेंज। इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, मैं अभी इसको करेक्ट कर दूंगा, यहाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है ना, वो लोन्स अगेंस्ट किसके अगेंस्ट इशू करेगा, सिक्योरिटीज़ के। यानी कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट तो देगा ही, साथ में इनको सिक्योरिटी भी रख देगा, कुछ अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे सकता है, अपनी डिफरेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स होते हैं डिफरेंट बैंक के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो वो गिरवी रखेगा। ठीक है, RBI के पास, उसके बदले पैसे लेगा। तो वो जो रेट होता है वही होता है रेपो रेट। सेकंड होता है बैंक रेट और डिस्काउंट रेट। बैंक रेट इज़ द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इन केस ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। देखिए, ये शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए होता है और ये लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए। अभी के टाइम पे बैंक रेट बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, यूज़फुल ज़्यादा रेपो रेट। बट अगर हमारे एग्ज़ाम में आता है तो हमें लिखना तो पड़ेगा ही, इस वजह से हम बैंक रेट को भी डिस्कस करेंगे। तो कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, ये शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए होता है और ये लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए होता है। बाकी फंक्शन वही होता है कि कंट्री जो कमर्शियल बैंक है वो लेंड करता है टू द कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, वो लेंड करता है मनी टू द कमर्शियल बैंक। थर्ड इज रिवर्स रेपो रेट। दिस इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक्स कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड विद द सेंट्रल बैंक for a relatively shorter period of time. So it is the rate of interest at which the central bank accept deposit from the commercial banks. देखिए, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, जैसे कि यहाँ पे कमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत थी और ये RBI के पास गया, यहाँ पे इसने सिक्योरिटी गिरवी रखी अपनी और उसके बदले कुछ एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट दैट इज़ रेपो रेट के ऊपर पैसे ले लिए उधार पे। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है ना, कमर्शियल बैंक के पास ना बहुत पैसे एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो चाहता है कि हम कहीं पे रखें जिससे हमें भी कुछ इंटरेस्ट यानी इनकम जनरेट हो। तो वो क्या करते हैं ना, जैसे कि वो क्या करेंगे ना, जैसे ये RBI है और ये सेंट्रल बैंक है, वो कमर्शियल बैंक है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे ना, अपना जो सरप्लस मनी है ना, ये यहाँ पे रखवा देंगे, डिपॉजिट कर देंगे, उसके बदले जो RBI है इनको इंटरेस्ट देगा, क्योंकि इस बार कमर्शियल बैंक ने अपने RBI यानी सेंट्रल बैंक के पास कुछ मनी गिरवी रखा है, तो RBI इनको इंटरेस्ट रेट देगा। ठीक है, तो यही जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, यही हमारा होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, सरप्लस फंड जब कमर्शियल बैंक RBI के पास रखते हैं, उसके बदले जो उनको मिलता है वो होता है इंटरेस्ट, वो दैट इज़ रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना कि रिवर्स रेपो रेट जो है ना, वो हमेशा रेपो रेट से कम होगा। ऐसा इसलिए ताकि वो डिस्करेज कर पाए कमर्शियल बैंक्स को कि वो अपना सारा पैसा हमारे पास ना रखे, सेंट्रल बैंक के पास ना रखे, उसके बजाय वो बाहर लोगों को उधार दे वो पैसा, ताकि उससे इकॉनमी चले अच्छे से और जिसको ज़रूरत है बिजनेसमैन्स को, उनको पैसा मिल पाए। बिकॉज अगर रिजर्व रेशो दैट इज़ रिवर्स रेपो रेट में
अगर सारे कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखने लग जाएंगे ना, तो जो इकॉनमी है उनमें जिनको पैसा चाहिए उनको मिलेगा नहीं, और बैंक का एक फिक्स अमाउंट जो निकलता रहेगा सेंट्रल बैंक से इंटरेस्ट के फॉर्म में, तो इसलिए डिस्करेज करता है। इस वजह से रिवर्स रेपो रेट हमेशा सेंट्रल बैंक कम रखता है, ताकि जो कमर्शियल बैंक है वो डिस्करेज हो अपना पैसा आरबीआई के पास रखने के लिए, और बजाय उसके वो बाहर मार्केट में पैसा लोन के तौर पे दे। देखिए, व्हेन रिवर्स रेपो रेट इज़ रेज, यानी रिवर्स रेपो रेट को अगर बढ़ा देंगे ना, तो इट एनकरेज द कमर्शियल बैंक टू डिपॉजिट देयर फंड विद द सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक चाहेंगे कि अपना पैसा सारा सेंट्रल बैंक के पास रखें, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट अर्न करने को मिल रहा है। दिस इज़ अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द लेंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। जैसे कि मैंने अभी कहा कि इसका एक नेगेटिव इफेक्ट होगा, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक होंगे ना, वो अपना सारा पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखेंगे, मार्केट में कोई पैसा जाएगा ही नहीं, लोन जिसको चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। इस वजह से ये नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करता है। और अगर रिवर्स रेपो रेट को हम कम कर देंगे तो उसका एक ऑपोजिट इफेक्ट है, विच रेज द डिमांड फॉर बोरोइंग फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक एनकरेज हो जाएंगे कि पैसा वो बाहर दें बजाय कि सेंट्रल बैंक को दें। ठीक है, फोर्थ फंक्शन है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम और टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक्स। यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है, रिफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक और फ्रॉम द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है इकोनॉमी में। ठीक है, देख यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ, इन्फ्लेशन ठीक है बहुत ज़्यादा राइज कर गया है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, लोगों के पास पीपल हैव मोर मनी। ठीक है, मनी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो गवर्नमेंट और जो सेंट्रल बैंक होगा ना, उसको इन्फ्लेशन को कम करना है। इन्फ्लेशन जो होता है ज़्यादा महंगाई होती है। ठीक है, तो लोगों के पास से पैसा लेना है, तो क्या करेगा, ओपन मार्केट में आएगा और लोगों को ठीक है सिक्योरिटी सेल करेगा। ठीक है, आरबीआई सिक्योरिटी सेल करेगा सिक्योरिटीज। ठीक है, उसके बदले क्या होगा ना, लोगों के पास पीपल विल गेट सिक्योरिटीज एंड आरबीआई विल गेट मनी। यानी जो लोगों का पैसा है वो आरबीआई के पास आ जाएगा और उसके बदले में आरबीआई जो है सिक्योरिटीज़ दे देगा लोगों को। सिक्योरिटीज़ का बेसिक मतलब होता है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, उसके बदले उसका मतलब ये होता है कि जब हम सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उस पर हमें इंटरेस्ट रेट अर्न करने को मिलता है। ठीक है, तो लोगों को जब आरबीआई दे देगा सिक्योरिटीज़, उसके बदले पैसे ले लेगा, तो लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा। तो इससे क्या हुआ, उसने एक्सेस जो मनी था ना लोगों के पास, वो खींच लिया, ले लिया। ठीक है, थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, इन ओपन मार्केट। सेम होगा अगर डिफ्लेशन होगा, थोड़ा सा अपोजिट केस होगा, यानी डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो उस केस में क्या करेगा, आरबीआई जो है परचेज करेगा सिक्योरिटीज़। ठीक है, उसके बदले क्या होगा, लोगों के पास पैसा आ जाएगा और आरबीआई के पास सिक्योरिटी चली जाएगी। उस केस में लोगों को पैसा आ जाएगा। तो ये जो दो फंक्शंस होते हैं ना, यह आरबीआई करता है ताकि वो क्या कर पाए, जो मार्केट है ओपन मार्केट है उसके अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए। ठीक है, तो ये फंक्शन जो होता है ये होता है हमारे आरबीआई का, तो इसको हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। यहीं पे यहाँ पे यही लिखा है, रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, आरबीआई इज़ ऑथराइज्ड टू सेल, जैसे बेचा और परचेज ट्रेजरी बिल्स। यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, डिफरेंट फंक्शन सेम ही होते हैं एक तरीके से, खाली मैच्योरिटी का डिफरेंस होता है, कितने साल में वो मैच्योर होगा। ट्रेजरी बिल 1 साल के अंदर होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मोर देन 1 ईयर होता है। ठीक है, इट डज नॉट मैटर वेदर द सिक्योरिटीज़ आर ब्रॉट और सोल्ड टू द पब्लिक और बैंक्स, बिकॉज अल्टीमेटली द अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड और ट्रांसफर्ड फ्रॉम सम बैंक। यानी कि इट डजंट मैटर वेदर सिक्योरिटीज आर ब्रॉड और सोल्ड टू द पब्लिक और बैंक, या पब्लिक को बेचा या बैंक को बेचा, क्योंकि अल्टीमेटली जो बैंक होगा ना वो भी बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन दिखाएगा, और जो लोग पब्लिक होंगे वो भी, उनका भी अकाउंट बैंक में ही है, तो सिक्योरिटी परचेज करने के लिए बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है, कैश के थ्रू नहीं होती। तो दोनों केसेस में अकाउंट जो
क्रिएशन जो ट्रांजेक्शन हो रही है बैंक के थ्रू हो रही है। तो इस वजह से ना यहाँ पे मैटर नहीं करता इतना कि सिक्योरिटीज़ पब्लिक ने खरीदी है बैंक ने, क्योंकि दोनों को जो फंक्शन हो रहा है ट्रांजेक्शन वो बैंक स्टेटमेंट के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है। इस वजह से बिकॉज अल्टीमेटली द अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड और ट्रांसफर फ्रॉम सब बैंक, ठीक है। तो अगर हम सेल करेंगे सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल बैंक, बेचेंगे, यानी आरबीआई ने बेच दी सिक्योरिटीज़, बेचेगा तो क्या होगा, मार्केट में पैसा बढ़ेगा, नहीं मार्केट में पैसा कम होगा। सेंट्रल बैंक जब सिक्योरिटीज़ देगा तो उसके बदले पैसे ले लेगा और लोगों के पास सिक्योरिटी चली जाएगी। तो क्या है, रिड्यूस द रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है। रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक कम हो जाएंगे। इट एडवर्सली अफेक्ट्स द बैंक्स एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट, क्रेडिट क्रिएट करना मुश्किल हो जाएगा बैंक के लिए, बिकॉज अब पैसा क्या कहते हैं आरबीआई के पास चला गया। तो देयरफॉर डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकॉनमी, डिक्रीज हो जाएगी मनी सप्लाई। ये कब करता है आरबीआई, जब इन्फ्लेशन हो, बहुत ज़्यादा पैसा हो मार्केट में। सेकंड केस है परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय द सेंट्रल बैंक, खरीद लेती है। अगर खरीद लेगी सिक्योरिटीज़ तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा चला जाएगा, यानी बैंक के पास ज़्यादा पैसा चला जाएगा। इंक्रीज द रिजर्व एंड रेजेज द बैंक्स एबिलिटी टू गिव क्रेडिट, यानी ज़्यादा पैसा है तो क्रेडिट दे पाएगा। देखिए जब मैं लोगों की बात करूँगा तो लोग में कमर्शियल बैंक्स भी आ जाएंगे, इस वजह से यहाँ पे कमर्शियल बैंक लिखा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ट्रांजेक्शन करता है वो बैंक करता है। इस वजह से जो कमर्शियल बैंक होगा वो इस वाले केस में एडवर्सली इफेक्ट होगा, क्योंकि इसका पैसा चला जाएगा सेंट्रल बैंक के पास और इसके हाथों में आ जाएगी सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो ये दो फंक्शन है ओपन मार्केट को हमने डिस्कस कर लिए। फिफ्थ है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट कमर्शियल बैंक्स आर ऑब्लाइज टू मेंटेन रिजर्व्स। जैसे कि हमने पढ़ा है कि सेंट्रल बैंक एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है कमर्शियल बैंक्स के ऊपर कि कमर्शियल बैंक्स को अपने कुछ डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज एज अ रिजर्व रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक के साथ। तो पहला है कैश रिजर्व रेशो, जो हम जानते हैं CRR, ठीक है। इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ का मतलब है जो सेंट्रल बैंक होता है ना, कमर्शियल बैंक होता है ना, उसका भी खाता होता है, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट होता है। तो उसका जो डिमांड और लायबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो जो चीज़ें होती हैं ना वो उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो उसका जो मिनिमम परसेंटेज यानी कुछ परसेंटेज जो है उसका डिपॉजिट का, जब सेंट्रल बैंक एज अ रिजर्व रख लेती है, उसी को हम CRR कहते हैं, ठीक है। अ चेंज इन CRR, अगर CRR में चेंज हुआ यानी कैश रिजर्व रेशो में चेंज हुआ तो अफेक्ट करेगा एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रिएट द क्रेडिट। क्रिएट द क्रेडिट का मतलब पैसा लोन में देने को अफेक्ट करेगा। जैसे कि अगर CRR बढ़ गया, ठीक है, अगर CRR बढ़ गया तो जो कैश रिजर्व रेशियो का परसेंटेज है वो बढ़ गया, और इसका मतलब है कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा सेंट्रल बैंक के साथ। और अगर वो ज़्यादा पैसा सेंट्रल बैंक के साथ रखेगी तो कम क्रेडिट दे पाएगी, कम लोन दे पाएगी, पैसा कम बचेगा ना। तो यह रिड्यूसेस द एक्सेस रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड लिमिट देयर क्रेडिट क्रिएटिंग पावर, यानी पैसा देने की जो क्रेडिट क्रिएट करने की पावर है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसका उल्टा हुआ यानी डिक्रीज़ हो गया CRR, कम हो गया, तो अब कम परसेंटेज आरबीआई के साथ रखना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को। तो कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा बचेगा और वो ज़्यादा लेंड कर पाएगा, ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा। सेकंड हमारा होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइप लायबिलिटीज विच कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्व्स। यानी ये वाला जो रिजर्व होता है ना, ये सेंट्रल कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना पड़ता है, ना कि सेंट्रल बैंक के साथ। ये अपने पास रखती है इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है, सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गोल्ड, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं। ये वाला तो हमारा वो कैश में रखना पड़ता है और इसके बदले कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, इसके बदले भी कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, बट ये इसको अपने पास रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। और ये सिर्फ कैश में नहीं और भी चीज़ों में जैसे रख सकती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डेजिग्नेटेड लिक्विड एसिड सच एज एक्सेस रिजर्व्स हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट और अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ हो गई, जैसे मत बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हो गई, ट्रेजरी बिल हो गए, करंट अकाउंट बैलेंस विद द अदर बैंक, ये भी रख सकते हैं, ये भी SLR का ही पार्ट है, ठीक है, ठीक है। गोल्ड भी हो गया। देखिए अगर SLR बढ़ेगा यानी कमर्शियल बैंक को ज़्यादा पैसा अपने पास कैश रिजर्व रखना पड़ेगा, मतलब रिजर्व के तौर पे रखना पड़ेगा, तो कम पैसा बचेगा क्रेडिट क्रिएट करने के लिए। तो द एबिलिटी ऑफ बैंक्स टू क्रिएट क्रेडिट, ठीक है, वो रिड्यूस होगा। देखिए रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ बैंक टू गिव क्रेडिट। और अगर ये डिक्रीज होगा SLR तो क्या होगा, लेस मनी फॉर रिजर्व, ठीक है, मोर मनी इज फॉर क्रेडिट, तो वो ज़्यादा क्रेडिट दे पाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने इंक्रीज का बताया उसका हमें पता ही है।
सिक्स्थ है मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखिए कुछ फंक्शंस होते हैं कमर्शियल सेंट्रल बैंक के कि वो ऑब्लिगेशन रखे, ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स के ऊपर कि वो कितना लोन देना है, कितना लोन देना। तो मार्जिन इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोर अगेंस्ट द लोन। ठीक है, जैसे हम कभी गोल्ड लेने जाते हैं, हमें पता ही है, ठीक है, गोल्ड लेने गए तो हम जब बैंक के पास कोलेटरल रखेंगे, कोलेटरल होता है हमारा, जैसे कि गोल्ड हुआ, इस केस में गोल्ड हुआ, गिरवी रखते हैं ना कुछ, उसके बदले हमें पैसे चाहिए, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ने क्या रखा है, मार्जिन रिक्वायरमेंट रखा है कि 100% में से 40% जो है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट है और 60% जो है हम लोन ले सकते हैं। यानी कि अगर ये हमारी 1000 रुपये है, हमारे पास 1000 रुपये का गोल्ड था, हमने उसको बैंक के पास कोलेटर रखा उसके बदले लोन लेने के लिए, तो 1000 रुपये में से 40 रुपये जो है ना वो बैंक MR रख लेगा मार्जिन रिक्वायरमेंट, और हमारे 400 रुपये और 600 रुपये हमारे को लोन दे देगा। इसको कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। और ये चेक ऑन करते हैं कितना परसेंटेज MR रखना है, मार्जिन रिक्वायरमेंट रखना है, ये सेंट्रल बैंक तय करती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि मार्जिन रिक्वायरमेंट सेंट्रल बैंक रखती है, इसमें हम कितना लोन देना है ऑन द बेस ऑन द कोलेटर वो डिसाइड करती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। मान लीजिए यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करी, मैंने आपको गोल्ड का एग्जांपल दिया, यहाँ पे इन्होंने सिक्योरिटी की बात करी, ऑफर्ड बाय द बोरोवर। जैसे मैं गया और मेरे को पैसे चाहिए तो मैं अपनी सिक्योरिटी गिरवी रखूँगा, उसके 60% अमाउंट, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं 40 और 60 का रेशो, सेंट्रल बैंक कुछ भी डिसाइड कर सकता है कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट होना चाहिए। इफ़ द मार्जिन, यहाँ पे जैसे एग्जांपल में, इफ़ द मार्जिन इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक इज 40%, देन कमर्शियल बैंक्स आर अलाउड टू गिव अ लोन अप टू 60% ऑफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी बाय चेंजिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। खाली 60% ही रख सकता है, मतलब लोन दे सकता है, बाकी 40% उसको मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट रखना पड़ेगा। बिकॉज एज अ सडन मार्केट के अंदर कभी फ्लक्चुएशन होती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो उस केस में वो पैसे को हम सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक यूज़ कर पाए, ठीक है। By changing the margin requirement, the Reserve Bank can alter the amount of loans made against the securities by the bank. ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट को चेंज करके रिजर्व बैंक क्या कर सकता है, अमाउंट ऑफ लोन्स को कंट्रोल कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है, मेड अगेंस्ट द सिक्योरिटीज बाय द बैंक, यानी सिक्योरिटीज़ के बदले जो लोन दे रहे हैं। अगर इंक्रीज होगा MR तो वो रिड्यूस करेगा बोरोइंग कैपेसिटी एंड मनी सप्लाई। मान लीजिए यहाँ पे 40% की बात है, अगर मान लीजिए 60% रख देता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो लोग लोन कम लेते, क्योंकि इस बार हमें सिर्फ 40% का लोन मिलेगा, 40% बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, इसलिए वो डिस्करेज करेगा बोरोवर को, ठीक है, और मनी सप्लाई कम होगा। और अगर फॉल होगा मार्जिन रिक्वायरमेंट तो एनकरेज करेगा लोगों को कि वो ज़्यादा पैसा बोरो करें, ज़्यादा पैसा लोन मिले, ठीक है। अगर ये 40 की बजाय 20 मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, यानी हमारे पास 80% लोन हमें मिलता है, तो हम एनकरेज होते हैं ना लोन लेने के लिए, अपना पैसा, अपना सिक्योरिटी या गोल्ड या कुछ भी गिरवी रख के, वही चीज़ है। तो हमने सेंट्रल बैंक के सारे फंक्शंस को पढ़ लिया, बट सेंट्रल बैंक एक फंक्शन और करता है, वो है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स और अदर करेंसीज, जो इंपॉर्टेंट करेंसीज हैं, और गोल्ड की फॉर्म में हमारे फॉरेन एक्सचेंज को RBI जो है संभाल के रखता है। द सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ द कंट्रीज स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हम फॉरेन एक्सचेंज वाले टॉपिक में पढ़ेंगे अच्छे से, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है आने वाले चैप्टर्स में, बट अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स और इम्पॉर्टेंट करेंसी, चाहे यूरो हो गया, ठीक है, अदर करेंसी, उनको हम फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज कहते हैं, और गोल्ड के फॉर्म में भी रखता है RBI। दिस फंक्शन अनेबल द सेंट्रल बैंक टू एक्सरसाइज द रीजनेबल कंट्रोल ऑन द फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो इसके थ्रू वो एक रीजनेबल कंट्रोल जो है हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे रखता है सेंट्रल बैंक हमारा। सो हमने सारे फंक्शन जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्वांटिटेटिव फंक्शंस जो हमने पढ़े वो है रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट एंड लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। और इसके क्वालिटेटिव फंक्शंस होते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, जो कि हमने यहाँ पढ़ा, ठीक है। मॉरल सुएशन, देखिए मॉरल सुएशन क्या होता है, कभी कभी ना इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, लेकिन एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है सेंट्रल कमर्शियल बैंक के ऊपर सेंट्रल बैंक, जैसे कह देगा कि यार थोड़ा सा, अगर मान लीजिए रेपो रेट कम हुआ, इसका मतलब लोग कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है, ईजिली मनी मिल जाएगी,
आरबीआई से, तो वो ज़्यादा लोन दे लोगों को, ठीक है, कम इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो वो ले रही है आरबीआई से पैसे, उसके बदले इंटरेस्ट रेट जो दे रही है वो कम दे रही है, तो उसको आगे जो लोगों से इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है वो भी कम करे, लेकिन कभी कभी नहीं करती है। तो उसके बदले क्या कर सकती है सेंट्रल बैंक, कह सकती है मॉरली सुएट कर सकती है कि कम करो, पब्लिकली आके मीडिया में कह सकती है, यानी कहीं भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे कह सकते हैं जिससे कमर्शियल बैंक को एक ऑब्लिगेशन फील हो कि हाँ मुझे कम करना है, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देना है, ठीक है। तो मॉरल सुएशन कर सकती है सेंट्रल बैंक। और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स क्रिएट कर सकती है। ये वाले मेजर्स तो हो गए हमारे क्वांटिटेटिव कि इसमें तो कमर्शियल बैंक को करना ही पड़ेगा, बट इस केस में, ठीक है, कमर्शियल बैंक के ऊपर डिपेंड करता है वो करे ना करे, लेकिन सेंट्रल बैंक हमारा बहुत ही ज़्यादा समझदार है, उसके पास तरीके हैं किस तरीके से कमर्शियल बैंक्स के काम करवाना है, ठीक है। तो हमने सेंट्रल बैंक जो है हमारा, उसके सारे फंक्शंस को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा सेंट्रल बैंक वाला टॉपिक, और मैं चाहूँगा कि आप जो नोट्स हैं उसको बार बार रिवाइज़ करें, बिकॉज एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।